going to explain the structure of atom class 9th chapter 4. So पिछली वीडियो के अंदर हमने वैलेंसी और केमिकल फॉर्मूलेज बनाने सीखे थे. अब इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो मॉडल्स प्रपोज किए थे एटम के, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द J.J. Thomson model, which is known as Thomson model of atom. आपको पता है कि J.J. थॉमसन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि उन्होंने अपने मॉडल में क्या क्या कंक्लूजन्स दिए थे और उनके मॉडल की क्या क्या ड्रॉबैक्स थी. सो उन्होंने अपने जो मॉडल है उसको वाटरमेलन या फिर हम कह सकते हैं क्रिसमस पुडिंग, उसके साथ कंपेयर किया था. ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास एक वाटरमेलन है, तो इसके बाहर का जो कवरिंग है वो किससे बनी होगी? पॉजिटिव स्फीयर से, पॉजिटिव चार्ज से बनी होती है. दैट दिस इज ए पॉजिटिव स्फीयर, काइंड ऑफ पॉजिटिव स्फीयर. उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, आपको पता है वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह ऐसे डिस्पर्स होते हैं, सीड्स की तरह डिस्पर्स होते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द नेगेटिव चार्ज. Now if we talk about what he said, that outer surface is made up of positive charge and seeds are just like the negative charge that are dispersed into the positive sphere. Positive sphere के अंदर disperse होते हैं. उसके बाद हम next बात करें, उन्होंने ये भी कहा था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, which means जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो जिससे कि एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, यदि हम ड्रॉबैक्स की बात करें, उन्होंने ये सही कहा था कि एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट देयर इज़ नो काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एंड दिस मॉडल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ए वाटरमेलन. ठीक है, आपको पता है कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं या डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है, ये हम आगे की तरफ आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड मॉडल ऑफ एटम, दैट इज़ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ये डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. सो लेट्स स्टार्ट. और उन्होंने अपने जो अजम्पशंस हैं और डिस्कवरी है वो एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट के थ्रू की थी, दैट इज़ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन बाय रदरफोर्ड. सो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द एटम? दैट इज़ रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने खोज की थी. अब हम कुछ पोस्टुलेट पढ़ेंगे उनके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब हम समझ पाएँ कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्ज़र्व किया और क्या क्या कंक्लूज़न निकाले. सो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड फॉइल यूज़ की थी. दिस इज़ ए गोल्ड फॉइल. ठीक है, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ही यूज़ किया. गोल्ड फॉइल मतलब सोने की एक पतली पत्ती यूज़ की थी. वो क्यों की थी? तो सबसे पहले हम बात करें गोल्ड के बारे में. बात करें, गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, तो इट इज़ परफेक्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, फॉर द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. द नेक्स्ट वन, उन्होंने गोल्ड को ही क्यों यूज़ किया? सो आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी कि मेटल्स लस्चरस होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं, मेलिएबिलिटी होती है, वो शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, डक्टाइल होती हैं, तार बनाए जा सकते हैं उनके. सो गोल्ड इज़ द मोस्ट
ductile and malleable metal. So it is used by Rutherford in his famous alpha scattering experiment. ठीक है, इसलिए उन्होंने यूज़ किया था. अब उन्होंने क्या किया यहाँ पर, अल्फ़ा पार्टिकल्स, दैट इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स आर बेसिकली alpha particles having atomic number 2 and mass number 4. अल्फा पार्टिकल्स का एटमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4. सो दीज आर बेसिकली द हीलियम पार्टिकल्स, हीलियम के पार्टिकल्स थे. तो दिस इज द सोर्स वेयर द अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड इनटू द फॉयल. सो मोस्ट जो पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे मोस्ट. तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये आई एम राइटिंग द ऑब्जर्वेशन है यार, ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर. तो फर्स्ट उन्होंने लिखा कि उन्होंने देखा कि ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गॉन स्ट्रेट विदाउट डेविएशन. मोस्ट alpha particle moves without any kind of deviation. deviation का होता है मुड़ना, कोई deviation के बिना most alpha particles सीधे गुजर गए. next some alpha particles are deviated from their path. कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने अपना रास्ता बदला, जैसे यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ पर उसने अपना पाथ है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया है. ठीक है. थर्ड वन, 12,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक, ठीक है, जो एक पार्टिकल है 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक, वो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हुआ, अपनी जगह से, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे आया और टकरा के वापस उसी डायरेक्शन के अंदर चला गया. ठीक है. तो ये था, दीज आर द ऑब्जर्वेशन दैट आर मेड बाय द रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने ये सारे एक्सपेरिमेंट, ये सारी ऑब्जर्वेशन की थी. सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन्स की, कि उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले. सो द फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स गुजर गए हैं उसमें से, तो दैट मीन्स एटम इज वैकेंट, यानी कि एटम है वो मोस्टली क्या है, वैकेंट है, खाली है. कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अपने पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए. सो अल्फा पार्टिकल्स आर बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जब कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, दे जनरली रिपेल करते हैं. तो देयर शुड बी सम पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला कुछ था जिसकी वजह से डेविएशन हुआ है, थोड़ा सा डेविएशन हुआ है कुछ पार्टिकल्स के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन, 12,000 में से एक, यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल था जिससे कि वो टकराया है. तभी सॉलिड पार्टिकल से टकराने के बाद उसने अपना रास्ता है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में किया, यानी कि टकराने के बाद, कोलिजन के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस चला गया. ठीक है. तो अभी हम बात करते हैं उनके कंक्लूजन के बारे में. So what did he conclude?
सो इफ़ यू टॉक अबाउट द कंक्लूज़न के बारे में बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus which is the center of the atom. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? सेंटर ऑफ एटम है. इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड रेडिएट एनर्जी. यानी कि हम बात कर रहे हैं, दिस इज द सेंटर. ठीक है, ये सेंटर है हमारा, दैट इज द न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रही हैं? इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं. लेकिन वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं. ठीक है, एनर्जी रेडिएट करेगा और लास्ट में वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. सो दिस इज द ड्रॉबैक ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं. दे कंटिन्यूसली मूव इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ही सेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, कि वो लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है द बोर मॉडल ऑफ एटम, एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न model of atom. So let's start. Bohr model of atom is given by Niels Bohr. He said that atom have a central part that is known as nucleus, and the electrons revolve around the nucleus in discrete orbits which are known as energy levels. उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया था इनके लिए, discrete orbit. discrete orbit का मतलब होता है कि every electron has a specific position in the orbit. हर एक इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक पोजीशन. इफ वी हैव वन इलेक्ट्रॉन, दैट डजंट मीन दैट इट कम्स हियर, कि ये यहाँ आएगा. ठीक है, सो एवरी इलेक्ट्रॉन हैज सम स्पेसिफिक पोजीशन. सो ही mentioned the orbit as discrete orbit or energy level. Orbit is equal to energy level. एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं. उन्होंने इन डिस्क्रीट ऑर्बिट को नाम दिया, जैसे के शेल, एल शेल एंड एम शेल. ठीक है, and the nucleus is made up of nucleon. ठीक है, न्यूक्लियन से बना होता है. न्यूक्लियंस आर बेसिकली द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वेयर n stands for neutron and p stands for proton. And every shell, every discrete shell, every energy level has maximum number of electrons, which can be given by the formula 2n square. 2n स्क्वेयर फॉर्मूला यूज करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं. फॉर द के शेल n की वैल्यू 1 होगी, बिकॉज इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस एट फर्स्ट पोजिशन, L at the second position from the nucleus, and M is third position from the nucleus. ठीक है, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे.
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो के शेल के लिए निकालने हैं, तो n की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू 1 स्क्वेयर दैट इज़ 2। l शेल के लिए निकालेंगे, l के लिए 2 है, 2 इंटू 2 स्क्वेयर 8। m के लिए निकालेंगे 2 इंटू 3 स्क्वेयर दैट इज़ 18। नेक्स्ट इज़ n के लिए निकालेंगे वी हैव 2 इंटू 4 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर 16 टू जा 32। ठीक है, यानी कि दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड इन द शेल इन द एनर्जी लेवल। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं। ठीक, सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, अभी हम देखते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? सो एटॉमिक नंबर किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एटॉमिक नंबर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे, और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। नेक्स्ट वी हैव द मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द total number of nucleons presenting the total number of nucleons present in the atom is known as the mass number. So इसको A से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई ए। सो न्यूक्लियॉन्स मैंने बताया था, न्यूक्लियॉन्स किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल हो जाते हैं। सो ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज़ डिनोटेड बाई जेड। सो पी को किससे रिप्लेस कर दो, जेड प्लस एन। ये जेड प्लस में इधर लेके आओगे तो माइनस में, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम बात करें कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, मास इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर इज 6, मास नंबर कितना होता है कार्बन का, 12 होता है। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, किसके इक्वल हो जाएंगे, ए माइनस जेड, दैट इज 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सो बेसिकली एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स जेड ए। दिस इज द proper scientific symbol representation of any element. So x क्या है यहाँ पे, x is the symbol, z क्या है, z is the atomic number and a is the mass number. ठीक है, मान लो हमारे पास कार्बन ही है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, मास नंबर 12, सो यू विल रिप्रेजेंट इट बाय दिस। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 16। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करते हैं, 7, 14। आर्गन की बात कर रहे हैं, आर्गन एटॉमिक नंबर इज 18,
मास नंबर इज़ 40। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन एंड यू कैन फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, सॉरी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय सब्ट्रैक्टिंग atomic number from the mass number. After that we are talking about isotope and isobars. Isotope क्या होते हैं, isobar क्या होते हैं? Isotope are the compounds or sorry, the elements actually. These are not compounds, the atoms or the elements having same atomic number but डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, वो एलिमेंट जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा, उनको आइसोटोप बोला जाता है। ठीक है, दे आर नोन एज आइसोटोप। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। आइसोटोप है, जैसे आपको पता है कि एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, दैट विल आल्सो कॉल्ड आइसोटोप। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर देखिए 111 एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, और वी कैन सी दैट यहां पर यदि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने 1 - 1 0, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 हो जाएंगे, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। दिस इज नोन एज प्रोटियम। देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, second one is deuterium, and third one is tritium, H13 H31 सॉरी। ठीक है, ट्रिटियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि किस में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। सो
every single day.